ओनली इधर देखो, मैं कह रहा हूं इसे समझ लो, ये यकीन मानो ये आसान नहीं है, मैं आसान बनाऊंगा इसे। एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड, हेडिंग लिख दिया मैंने, ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड। तो बेटा मैंने कहा लेट दिस इज द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ऑफ इंडक्टेंस एल is connected to AC supply, is connected to AC supply, and since inductor is energy storing element, inductor is energy storing element, energy storing element, so it store the energy, स्टोर द एनर्जी, ये की पॉइंट दिखा रहा है एक साथ, ठीक है। इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे अंडरलाइन कीजिएगा, ये नीट में पूछा गया था कि इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो बेटे ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है, लिखे दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट सुनो बेटा ध्यान से। पहले जैसे यहां से, अब मैंने यहां मान लिया कि हमने सप्लाई नहीं दी, मैंने क्या नहीं दी, सप्लाई। मैं सप्लाई की जगह पर मैंने कहा लेट अ करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, इंडक्टर, और इंडक्टर का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, when current passing through the inductor an EMF is induced across the inductor। तो क्या आएगा बेटे, when current flowing through the inductor एन EMF, एन ये बता चुका हूं मैं पहले ही सेल्फ इंडक्टेंस में, एन EMF इज इंड्यूस्ड, और उस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या थी कि क्या थी हमारी, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अरे E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन, तो सिंस फाई इज इक्वल टू एल आई, अरे फाई इज इक्वल टू एल आई एंड E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इंड्यूस्ड EMF ये होगा। तो इसका मतलब E कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, L, L क्या है, कांस्टेंट, L क्या है, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF, दिस इज द वैल्यू ऑफ, समझते जाना ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, EMF की। कब, जब भी कोई करंट, याद रखना ये पॉइंट, जब भी कोई करंट किसी भी इंडक्टर से फ्लो होगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज। तो बेटे अब सुनो, ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये हमेशा किसका अपोज करेगा, अपोज टू कॉज टू बॉन्ड, किसका करता है, जिसके कारण ये पैदा हुआ उसी का। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आएगी, माइनस ऑफ E। जो यहां पर वोल्टेज आएगी जब ये करंट फ्लो करेगा तो यहां पर भी तो वोल्टेज आएगी, सोर्स वोल्टेज, और या ये मान लो जो EMF इंड्यूस्ड है वो सोर्स वोल्टेज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। हमें कैलकुलेट करनी है व्हाट विल बी द सोर्स वोल्टेज, क्या निकालनी है मुझे, सोर्स वोल्टेज। या दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करें करंट निकालें, या हम करंट फ्लो करें और सोर्स वोल्टेज निकालें। तो इसके कंपैरिजन करना होता है जब भी हम एसी सर्किट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले पॉइंट याद रखो, जब भी हम एसी सर्किट क्यों टिपिकल है, क्योंकि इसका स्टडी करने का तरीका ही अलग है, ये डीसी को जैसा नहीं है।
जब भी हम एसी सर्किट की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम दो चीजों में रिलेशन निकालते हैं, एक तो करंट और एक वोल्टेज, और फिर दोनों के फेज को चेक करते हैं कि किसका फेज कितना है, या तो वो लीडिंग होगा या लैगिंग। उसके बेस पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम। क्या ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा अलग है मेथड, तो उसे सीखेगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला इसका स्टेप बता रहा हूं मैं। हमने क्या किया, करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ कब आएगा, जब फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। और एल आई की वैल्यू, फाई की वैल्यू मैंने यहां रखी, तो क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन, E is equal to minus L di upon dt, and hence we can calculate the value of voltage supplied. क्या हो गए बेटे, V is equal to minus bracket minus L di upon dt. Are you getting my point? अरे माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा L di upon dt, L di upon dt. And since I की वैल्यू क्या है, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। I is equal to I नॉट, स्कूल में हो सकता है तुम्हें कोई किताब का रटा हुआ मेथड करा दे, ऐसा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम बीटेक में यही कराते थे, यही है वैलिड। I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू रखे तो क्या आएगा बेटे, V is equal to L d डी टी I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा। अब बोलो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के पैरामीटर को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट। कोई है क्या, कोई है बाहर, तो देख क्या करो बाहर, आई नॉट डी वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, साइन, अबे क्या, साइन ओमेगा टी। अरे आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एल आई नॉट। पढ़ते फिजिक्स पढ़ते पढ़ते तुम्हें बुढ़ापा आ लिया, लेकिन अभी तक डिफरेंशिएशन निकला तुमसे। एल आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या आएगा, बोलो, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। नहीं आता तो मुझसे पूछो, फिर भी नहीं आता तो वीडियो चेक करो मेरा, कुछ तो पढ़ो करो, ठीक। तो ये आ जाएगा। आता नहीं आता डिफरेंशिएशन, आता नहीं आता, नहीं आता तो पूछ लेना मुझसे। V इज इक्वल टू एल आई डॉट कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का, तो क्या आ गया मेरे पास ये। नाउ दिस कैन बी रिटन एज आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये आगे बेटे वोल्टेज। अब जरा बताओ मुझे, ये वोल्टेज किसका फंक्शन है, अरे तुम्हारा भला, ये किसका, कॉस का, क्या है ये, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। साइन कैसा है बाहर, प्लस, अंदर क्या ऐड करेंगे, प्लस पाई बाई टू, बताया था ना मैंने। तो V इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बेटा कभी भी कॉस फंक्शन आ जाए तो पहले सीधा बैठ जाओ, ओ में कभी भी कॉस फंक्शन आ जाए तो इसे क्या लिखेंगे हम, साइन में। और ध्यान रखें, क्योंकि आप बायोलॉजी के अधिकतर स्टूडेंट हो तो ध्यान रखें कि यदि बाहर पॉजिटिव है तो अंदर क्या ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसकी कंपेयर किससे करते हैं, ये मान लो लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। Now compare with किससे, V is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या रहेगी, सेम। यदि करंट की होती तो क्या लिखते, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। और यदि वोल्टेज की तो क्या होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, और यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ की होती तो क्या लिखते, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। अब बेटा यहां पर ये है, और इस जगह पर देखिए
ये है, तो वी नॉट किसके बराबर हो गया, बोलो आई नॉट ओमेगा एल के इक्वल, किसके बराबर हो गया, तो ऑन कंपेयरिंग वी नॉट इज इक्वल टू, ये कुछ ज्यादा बड़ा ना होगा, चलो वी नॉट ही है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल, आई नॉट ओमेगा एल। बेटा जब हम डीसी सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अरे तुम घबराते क्यों, मेरी बात समझ में नहीं आती, मेरी शक्ल ही तो ऐसी है, घबराया मत करो। हाँ वी नॉट, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पर ध्यान रखो, जब डीसी की बात करेंगे तो वहां रेजिस्टेंस आता है। अब यहां पर कौन से एलिमेंट बताए थे मैंने, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो ये रेजिस्टेंस है इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वैल्यू है, और इसको मैंने नाम दिया रिएक्टेंस। क्या नाम दिया, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह पर रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है, और रिएक्टेंस होता है मेरा, नहीं रेजिस्टेंस होता है पैसिव, और ये कौन, एक मिनट यार तुमने मुझे भुलवा दिया, हाँ एक तो होता है हमारे पास में एक्टिव और एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, छोड़ो चीज को, रिएक्टेंस याद रखो, क्या है, रिएक्टेंस, क्या है, रिएक्टेंस। अब सुनो, किसका रिएक्टेंस है, एल का, किसका है, एल का मतलब इंडक्टर, किसका है, इंडक्टर का। तो पूरा नाम क्या देंगे इसे, इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे मैं कह रहा हूं इससे पहले तुमने सुना भी नहीं है, इसीलिए चैप्टर तुम्हारे लिए टिपिकल है। क्या दिया नाम मैंने इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। किससे डिनोट करेंगे, रेजिस्टेंस को किससे करते हैं, क्या कर रहे हैं, हे महामूर्ति तुम इधर समझ लो जरा इरशाद। हाँ इंडक्टिव रिएक्ट, बेटा ये समझ लो नई चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, वी नॉट बराबर आई नॉट ओमेगा एल, वी नॉट बराबर आई नॉट, ये ओमेगा एल क्या है, याद रखना इंडक्टिव क्या है, और इसको अब डिनोट करते हैं किससे, एक्सएल से। एक्स, एक्स मीन्स रिएक्टेंस, किसका रिएक्टेंस, इंडक्टर का। तो एक्सएल बराबर हो जाएगा हमारा ओमेगा एल। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल, वेयर एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको हम मेजर किस में करते हैं, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओम, इसे भी किसमें मेजर करते हैं, ओम में। यानी कि ये बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका है, इंडक्टर का, किसका है, ठीक है। तो अब याद रखना, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी बेटे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनटू एल। तो बेटा आप इसे याद रखेंगे कि यदि इंडक्टर है तो एक्सएल की वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई एफ एल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। अरे आई बात समझ में नहीं आई। अब सुनो, फेज एंगल कितना है, फेज, फेज ऑफ वोल्टेज, बोलो यहां देखो पाई बाई 2, फेज वोल्टेज क्या है, पाई बाई 2, फेज वोल्टेज क्या है, प्लस देखो अभी से तुमने बदमाशी करी ना, हिलना डुलना शुरू किया, तो बता रहा हूँ 7:30 बजे तक क्लास ले दूंगा, आज ही इसी खत्म करूंगा। इसलिए बिल्कुल शांत होकर जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ते रहो। 5V इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 प्लस, बोलो करंट का फेस एंगल कितना था, सिंस फाई आई इज इक्वल टू 0, फाई आई इज इक्वल टू, अरे देखो बेटे करंट का आई नॉट इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पास किया था मैंने। वोल्टेज का एंगल कितना आया, कितना आया, पाई बाई 2। कैसा पाई बाई 2, पॉजिटिव। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अब सुनो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कि इन इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर,
in case of inductor the voltage lead, वोल्टेज का फेज एंगल क्या है? पॉजिटिव, लीड टू करंट बाय π/2 या और करंट लैग टू वोल्टेज, करंट लैग टू वोल्टेज with या बाय π/2 बाय। इसका मतलब क्या है? यदि वोल्टेज, मतलब यदि मैं आपसे कहता कि वोल्टेज सप्लाइड ये है V0 sin ओमेगा t, तो करंट की वैल्यू क्या होती? I इज इक्वल, बोलो पूरा एक्सप्रेशन, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। कितने से? वोल्टेज क्या कर रही है? लीड कर रही है। कितने से? बात तो एक ही है। तो यानी कि पॉइंट याद रखेंगे कि इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग टू वोल्टेज बाय π/2। अब नेक्स्ट पॉइंट दिखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सिंस द क्या है, हाँ यार क्या लिखना चाह रहा था मैं भूल गया, रुक जाओ। हाँ, सिंस ज्यादा उत्साह में भूल जाते हैं। द करंट हैज लैगिंग इन नेचर या लैगिंग नेचर सो पावर फैक्टर, अभी याद रखो पावर फैक्टर, अब एक नई टर्म आ गई, ये भी सुनाएंगे। पावर फैक्टर ऑलवेज बी लैगिंग। पावर फैक्टर कैसा होगा? हमेशा पावर फैक्टर ऑलवेज बी लैगिंग। तो ये पूछा जाता किसका पावर फैक्टर लैग होता है? इंडक्टर का। फेजर रिप्रेजेंटेशन तो क्या है? देखिए, हाँ जी, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? 0 का मतलब बेस एक्सिस, 0 का मतलब, और जो करंट है या वोल्टेज है वो 0 तो नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द, सुनो बेटे यहां पर ध्यान से, क्या है ये, एक हमने लाइन ड्रॉ की, तो दिस इज फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज। किसका फेजर रिप्रेजेंटेशन? झलक, ये किसका फेजर रिप्रेजेंटेशन? वोल्टेज का। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक जो ये लेंथ है, ये किसे इंडिकेट कर रही है? ये इसके मैग्नीट्यूड को बता रही है। किसको बता रही है? और ये किससे बता रही है? डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड कितना है करंट का? दैट इज I0। करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है? मैंने कहा V0। कितना है? V0। डायरेक्शन क्या है? 0। क्या है? तो पूरा लिखेंगे हम V0 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, और उसके बाद जो करंट आ रही है उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम और इसी के ऊपर सुपरपोज कर रहा है ये, या इसके पैरेलल भी दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? I0 एट द एंगल ऑफ, तो ये है फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर। अब बताओ हमें ड्रॉ करना है किसका? इंडक्टर का। किसका बनाना है? इंडक्टर।
तो इंडक्टर में किसका फेज एंगल 0 है? करंट का। किसका फेज एंगल 0 है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फेज एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फेजर ऑफ द क्वांटिटी विच हैव फेज एंगल 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास? आई नॉट एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? प्लस। प्लस का मतलब अपवार्ड की डाउनवर्ड? अपवार्ड। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास। चलो यहां बना लो। ये किसका है? दिस इज वोल्टेज एट द एंगल ऑफ। तो ये फेजर डायग्राम हो गया किसका? इंडक्टर का। किसका? इंडक्टर का। अच्छा, इसका और भी बता सकते हैं कि यदि वोल्टेज का फेज एंगल क्या होता? 0। वोल्टेज का फेज एंगल क्या होता? तो करंट का क्या होता? -90। माइनस, तो यानी कि वोल्टेज यदि 0 पर लाई करेगी तो करंट नीचे आ जाएगी। तो ये आई नॉट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अरे आया कि नहीं?